हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई अल्फा बीटा या गामा की एमिशन होती है तो विद इन द न्यूक्लियस क्या चेंजेस आते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने अल्फा बीटा गामा पार्टिकल क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका मास क्या होता है, उनका चार्ज क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए एक एक करके उनको स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा हमारे पास जो आएगा वो है हमारा दैट इज अल्फा पार्टिकल। बेटा अल्फा पार्टिकल, तो ये मेरा बेटा सबसे पहला पार्टिकल है। हम इसको इस तरह से, मतलब ये सिंबल है बेटा, हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या? एक डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है हमारा? दैट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम हीलियम एटम होता है बेटा आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, दिखता कैसे है बेटा? हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दैट इज He2 नीचे आएगा बेटा, 4 हमारा ऊपर आएगा। देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास जो हीलियम एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाए तो अब जो हमारे पास बचेगा वो हमारा डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है, और वही हमारा अल्फा पार्टिकल के साथ उसको रिजेंबल किया गया है। मतलब इसका मास और अल्फा पार्टिकल का मास सेम है, इसका जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का चार्ज सेम है, तो बिल्कुल वैसे रिजेंबल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे पास कई कंजर्वेशन है, कई लॉज हैं बेटा, जिनको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है। तो जब भी कोई भी आपकी जो मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है, जो कोई भी पार्टिकल इमिट आपका करेगा, तो इन लॉज को ओबे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी हिसाब से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो क्या होगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है। पेरेंट न्यूक्लियाई वो होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल मुझे निकालना है। सो दिस वन इज योर पेरेंट, दैट इज न्यूक्लियाई। ठीक है। अब नीचे बेटा Z है, ऊपर हमारे पास A है। Z आप जानते हो बेटा, Z क्या होता है बेटा आपका, याद होगा। सो दिस इज योर एटॉमिक नंबर, ये है आपका मास नंबर। बेटा अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपका एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मतलब है कि He नीचे आपके बेटा 2 आ जाएगा, ऊपर आपके पास बेटा 4 आएगा। ऐसे कंडीशन के अंदर आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि अब जो न्यूक्लियस बनेगा बेटा, इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे हम। ठीक है, दैट इज डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है जी। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 यहाँ पे 4 है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए यहाँ पर नीचे मुझे डालना पड़ेगा Z-2। अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट में Z है, अगर आप इन दोनों का सम करें तो भी Z आना चाहिए, इसलिए बेटा यहाँ पे आएगा Z-2। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए अगर लेफ्ट में देखोगे तो हमारे पास A है, राइट में बेटा 4 है, तो यहाँ पर बेटा A-4 होना चाहिए, तभी जाकर बेटा ये मेरा जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज जो है वो बेसिकली मतलब कंजर्व होगा, यू कैन से दैट। ठीक है, लेफ्ट का और राइट का बैलेंस होगा आपस में। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि बेटा हमारे पास है यूरेनियम 92 238। ठीक है बेटा, इस कंडीशन के अंदर अगर एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, जैसे कि ऊपर 4 नीचे 2 लिख देता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा ना बेटा, उसका जो चार्ज नंबर है मतलब उसका एटॉमिक नंबर बेटा 90 होगा, क्योंकि 90 + 2 करेंगे तभी 92 बनेगा। और उसका जो मास नंबर होगा वो 234 होगा, क्योंकि 234 और 4 ऐड करोगे तभी 238 बनेगा बेटा आपका। ये जो 90 नंबर है बेटा ये थोरियम का होता है, इसलिए हम इसको TH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है बेटा मेरे पास, दिस इज थोरियम। तो बेटा ये जो एग्जांपल है ये तो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि मान लो यूरेनियम में से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आपके पास कौन सा न्यूक्लियस बनता है, तो आंसर है थोरियम का न्यूक्लियस बनता है।
आई होप आपको ये जो अल्फा पार्टिकल है ये तो समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने बीटा पार्टिकल की। सो बेटा अब हमें जो बात करनी है वो है हमारा बेटा दैट इज बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ठीक है, अब हमने बेटा इसकी बात करनी है। देखिए बेटा, जहां तक बीटा पार्टिकल है, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसको लिखते कैसे, राइट। तो ये है बेटा बीटा पार्टिकल लिखने का तरीका। बेटा नीचे आता है -1 और ऊपर हमारा 0 आता है। ठीक है, ये एक ना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन जैसे रिजेंबल करता है। ठीक है, जहां तक बात करें, अच्छा इसका एक और तरीका भी है लिखने का, मैं वो भी लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज E-1 0। बेटा इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब बात क्या है बेटा कि इसका रेस्ट मास क्या है। अगर आप इसके रेस्ट मास की बात करो, मतलब जब ये मूव नहीं कर रहा, तो बेटा इसका रेस्ट मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास जितना होता है, दैट इज 9.1 इन 10⁻, दैट इज -31 kg। और अगर कोई आप इसका चार्ज पूछोगे, तो जो इसका चार्ज है बेटा वो हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये बेटा इसका चार्ज हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल तो यही था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो हमेशा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में से ही आपका ये बीटा पार्टिकल एमिट होता है। अब सवाल यही पैदा होता था कि ऐसा क्यों करता है। तो हमने आपको बताया था कि बेटा कि कोई भी रेडियो एक्टिव अगर मेरे पास पार्टिकल या कोई न्यूक्लियस है, तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ताकि ये बैलेंस हो सके, ताकि ये स्टेबिलिटी में आ सके, तो स्टेबिलिटी वाले जो वो होते हैं बेटा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो आपका जो न्यूट्रॉन है ना बेटा, जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है उस टाइम बेटा बीटा पार्टिकल एमिट होता है। मतलब ये मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपके पास इस पर कोई चार्ज नहीं होता बट इसका मास होता है। एंड जब ये आपका बेटा प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन होता है बेटा बेसिकली 1H1, लेकिन मैं P लिख देता हूँ, 1 and 1 ऐसे लिख देता हूँ। तो उस कंडीशन में बेटा हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है वो एमिट करता है, दैट इज -1 और ऊपर 0। अब आप इसका मास नंबर चेक करोगे तो भी सेम है लेफ्ट एंड राइट का, एंड अगर चार्ज नंबर चेक करोगे तो भी सेम है। लेकिन बेटा जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही नहीं होता, उसके अलावा भी जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ऐसे कई सारे और कंजर्वेशन में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट उस चीज के लिए मतलब उस मतलब पर्टिकुलर लॉ को कंजर्व करने के लिए एक पार्टिकल और ऐड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो पार्टिकल बेटा जो सजेस्ट या फिर जिसको स्टडी किया गया वो था बेटा हमारा एंटी न्यूट्रिनो। सो दिस वन इज योर एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो बेटा हमेशा याद रखें आप कि जब कभी भी एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके साथ ये एंटी न्यूट्रिनो भी आपका एमिट होता है। अगर आप पूछोगे सर इसका रेस्ट मास क्या है, तो बेटा इसका जो रेस्ट मास है वो आपका 0 होता है। ठीक है, अगर आप पूछेंगे सर इसका चार्ज क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका जो चार्ज है वो भी आपका 0 होता है। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये मैंने आपको प्रॉपर फिर से बता दिया कि जब आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर यह सब होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा बेटा, मेरे पास क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई है तो मैंने X ले लिया, एंड नीचे Z हो गया बेटा, ऊपर A हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, मतलब बीटा पार्टिकल हो गया आपका -1 एंड 0, तो आप चाहें तो एंटी न्यूट्रिनो साथ में लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, आपके 10th क्लास में इतना नहीं हम करते, वो बहुत रेशन नहीं है उसकी। सो बेटा -1 और 0, इस कंडीशन में क्या है बेटा कि हम यहाँ पे y लिख दिया, तो यहाँ पे z है, तो यहाँ पे आ जाएगा z+1। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है। जैसे कि आपने अल्फा में देखा था कि हमारा जो एटॉमिक नंबर था वो 2 से डिक्रीज और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता था। इसमें क्या होता है कि आपका जो चार्ज नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है, और जो मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अगर कोई आपसे पूछे कि ये दोनों देखने में कैसे, वाला आपस में क्या रिलेट करते हैं, तो आपका आंसर होगा दे आर आइसोबार्स। क्या होगा? आइसोबार्स। क्यों आइसोबार्स?
क्योंकि दे आर हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये है आपके बेटा आइसोबार्स। आई होप आपको ये जो बीटा पार्टिकल है ये समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब आपको मैं इसके रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल भी दे देता हूं, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपसे पूछा गया था बीटा पार्टिकल के रिलेटेड या उसके एमिशन के रिलेटेड कोई एग्जांपल दीजिए तो आप वो दे सको। तो देखिए बेटा हमारे पास कार्बन लेना है हमने 6 and 14। आपको पता है रेडियो एक्टिव होता है बेटा, क्योंकि इसमें यही वो एक आइसोटोप होता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। अच्छा, इसके अंदर जब बीटा पार्टिकल आपका एमिट होता है जो कि -1 and 0 है, तो बेटा आपको पता ही है कि इसका जो चार्ज नंबर है वो 1 से बढ़ता है, तो मतलब 6 + 1 दैट इज 7 आएगा। एंड ऊपर बेटा 14 रहेगा, और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा ये जो है ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये वो एग्जाम्पल है बेटा जो आप लिखेंगे अपने बीटा एमिशन के लिए। आई होप आपको बीटा एमिशन तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने गामा पार्टिकल के एमिशन की। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं बेटा तीसरा एमिशन दैट इज गामा एमिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका गामा एमिशन, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा जब हम गामा एमिशन के बारे में बात करते हैं ना, पहली बात तो हम उसको रिप्रेजेंट बेटा इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो गामा को है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर इसका मतलब मास क्या होता है, इसका चार्ज क्या होता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ बेटा कि ये 0 मास है इसका, और ये आपका है 0 दैट इज चार्ज है इसका। तो अब सवाल तो यही पता होता है कि सर जब इसका मास कोई नहीं है, चार्ज कोई नहीं है, तो ये कब एमिट होता है, इसका रीजन क्या है एमिशन का। देखिए सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ बेटा कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास ना कोई भी अल्फा या पार्टिकल की जब एमिशन होती है तो उसके बाद हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता है। कभी कभी जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो हाई एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, उसमें जो एनर्जी है बेटा वो क्या होती है, हाई होती है। तो अब उस कंडीशन में अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए वो अपने में से क्या निकालते हैं बेटा, एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी फॉर्म में बेटा क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और इसी वेव को बेटा हम गामा रेस का नाम देते हैं। ठीक है, या गामा एमिशन बेसिकली हम इसी को कहते हैं। अच्छा, ये होता है बेटा इन द, और हाँ क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं है और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये एज अ हाई एनर्जेटिक फोटोन्स हैं आपके, तो हम इसको हाई एनर्जेटिक फोटोन्स कहते हैं। तो एनर्जेटिक फोटोन्स, तो हम इनको ये भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब बड़ा समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी एक गामा पार्टिकल एमिट आउट होता है तो ना उसके चार्ज में कोई चेंज आता है मेरे न्यू न्यूक्लियस में, ना उसके मास में कोई चेंज आता है, मतलब ना कोई प्रोटॉन का लॉस है ना कोई न्यूट्रॉन का लॉस है। ठीक है, तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको रिलीज आउट करना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड वो बने होते हैं बेटा फोटोन्स से, तो बेसिकली हाई एनर्जेटिक फोटोन्स हैं ये आपके। सो यही है आपकी बेटा गामा एमिशन। अच्छा, अगर हमने इसके एमिशन को शो करना है तो कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स जेड और ऊपर बेटा ए आ जाएगा। अब पता क्या बात है, इसके ऊपर हम एस्ट्रिक लगाते हैं बेटा। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ये इसके अंदर हाई एनर्जी है, इसने रिलीज करना है उस एनर्जी को। एक जो एस्ट्रिक लगा होता है उसका मतलब होता है बेटा कि इसमें से आपका मतलब एक गामा पार्टिकल एमिट होगा। अगर दो एस्ट्रिक्स लगे होंगे तो उसका मतलब है इसमें दो गामा पार्टिकल एमिट होंगे। तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना बेटा कि अगर मैं मान ले मैं दो वाले दिखा देता हूँ कि अगर इसमें से गामा पार्टिकल निकलना है तो एक ही बारे में दो नहीं आप निकालोगे। ठीक है, मतलब आप ये करोगे जेड और ए, एक एस्ट्रिक अभी भी रहेगा और साथ में बेटा आपका होगा एक गामा पार्टिकल। अगले केस में आप फिर से जेड ए और वो एस्ट्रिक लगाएंगे, और अगले केस में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, दैट इज जेड और ए विद वन मोर गामा पार्टिकल। एक साथ दो गामा पार्टिकल का भी मत निकालना प्लीज। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपने गामा मिशन के लिए। तो ये है बेटा आपका अल्फा बीटा गामा एमिशन, और उनसे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है उनके न्यूक्लियस के अंदर, आई होप वो समझ में आ गया होगा। अब बेटा इनके रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, तो चलिए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। देखिए बेटा सबसे पहला नोट आपका ये कहता है द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा डिके डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं बीटा एमिशन के दौरान या बीटा डिके के दौरान, उस टाइम वो न्यूक्लियस में पहले से एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपका एक न्यूट्रॉन जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसी टाइम वो एकदम से बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इन अ सिंगल रेडियो एक्टिव डिके अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली, मतलब कभी भी दोनों एक साथ तो एमिट नहीं होंगे। ठीक है, मानता हूं कि पहले अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, फिर उसके बाद बेटा हो सकता है बीटा निकले, ये भी हो सकता है उसके बाद गामा निकले। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि अल्फा निकला तो नेक्स्ट अल्फा ही निकले, कोई इसमें इसमें ये कोई शॉर्ट नहीं तो कि अल्फा निकला तो बीटा ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बारी में एक ही होगा। और तीसरा पॉइंट बेटा मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि चाहे आप अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है चाहे आपका बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि एक बार अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट हो गया तो वो भी उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। वो अभी भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, उसमें अभी भी अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल निकल सकता है अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। आई होप आपको ये एमिशन और ये नोट समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अल्फा बीटा गामा एमिशन और उससे मेरे किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।